Hello everyone. Chapter Accounting Principle. Now turn is fourth point, business entity concept. According to this concept, business is treated as a unit separate and distinct from its owner, creditor, manager and others. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस जो है वो बिजनेस और बिजनेसमैन मीन्स ओनर, उसके मैनेजर या फिर उसके जो भी क्रेडिटर हैं वो उससे डिफरेंट माने जाते हैं। उनकी जो एंटिटी है वो डिफरेंट होगी, पर्सन की एंटिटी डिफरेंट होगी। मीन्स बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? आपने कभी देखा होगा कि जो पर्सन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, आपको मैंने लाइव बैलेंस शीट में शो किया था, जब लाइबिलिटी साइड में हमने कैपिटल को डाला था तो वो ये दिखाता है कि बिजनेस में जो भी बिजनेस का ओनर है उस पर्सन ने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो हम एक तरह से लाइबिलिटी मान कर चलते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि बिजनेस अलग है और उसका ओनर जो है वो अलग है। इसीलिए जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है वो एक ना एक दिन उसको वापस करना पड़ेगा, इसलिए वो लाइबिलिटी मान कर चलता है। और सेम इसी बात पर ही हम उसको इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल में। मीन्स अगर पर्सन कहीं बाहर वो पैसा बिजनेस में लगाने की बजाय कहीं बाहर इन्वेस्ट करता तो पर्सन को प्रॉफिट जो है, इंटरेस्ट जो है वो मिलता। तो सेम हम इस केस में भी उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस की बातें रिकॉर्ड करने के लिए हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का रखते हैं, और अगर पर्सन की खुद की पर्सनल बातें होती हैं उसके लिए वो अलग बुक या अपने घर से रिलेटेड या पर्सनल जो भी उसके डोमेस्टिक से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो उसको अलग नोट करता है। उसको वो बिजनेस के एक्सपेंस नहीं मानता है। अगर घर में उसने कुछ भी खर्च किया तो उसके लिए उसने कभी भी बिजनेस में वो एक्सपेंसेस वो नोट नहीं कर सकता। सेम अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं तो वो पर्सन बिजनेस के एक्सपेंसेस को बिजनेस की नोटबुक में, बिजनेस के रिकॉर्ड्स में लिखेगा, घर की बुक्स में नहीं लिखेगा। तो यहाँ हम ना, वैसे भी हम घर की बुक्स को ही बनाते भी नहीं हैं, लेकिन बिजनेस के लिए तो हम बुक्स जो है, रिकॉर्ड जो है हमको रखना पड़ता है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि बिजनेस यूनिट शुड हैव ए कम्प्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। यहाँ हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हर ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं, पर्सन के, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। तो ये बात मैं बता ही चुकी हूँ कि जो प्रोप्राइटर है उसको हम क्रेडिटर मानते हैं, इसीलिए हम उसको बिजनेस में जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसको हम लाइबिलिटी में काउंट करते हैं। लाइबिलिटी मानकर हम उसको क्रेडिटर मानकर जो है वो दिखाते हैं। और साथ ही साथ जैसे हम अदर पार्टीज़ को इंटरेस्ट देते, अगर हम किसी से उधार लेते तो सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं, बिजनेस के ओनर को भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ लाइन देखेंगे, द कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म बिकॉज इट इज़ एज्यूम दैट द फर्म हैज़ बोरोड funds from its own proprietor instead of borrowing it from outside parties. It is for this reason that we also allow interest on capital and treat an expenses of the business. तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पर्सन को दे रहे हैं तो जो उसको हमारे बिजनेस के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, जिससे हमारे प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स अगर आप अपने एक्सपेंसेस बढ़े हुए दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एक्सपेंस मानते हो और वो आप अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़े हुए दिखाओगे, तो एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण आपके प्रॉफिट जो है वो कम होंगे, तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब पर्सन को इंटरेस्ट मिल रहा है, जिस पर्सन ने कैपिटल लगा रखी है, कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो उसकी कैपिटल जो है पहले 10 लाख की थी, उसको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलने के बाद अब कैपिटल जो है वो 11 लाख की हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरी, सिमिलरली द अमाउंट विड्रॉन बाय द proprietor from the business for his personal use
इज ट्रीटेड एज हिज ड्राइंग्स। तो ऐसे ही पर्सन ने अगर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला हो तो उसको हम ड्राइंग मानते हैं और उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं पर्सन डिफरेंट अलग है और उसका बिजनेस अलग है, दोनों की एंटिटी, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। लाइकवाइज goods used from the stock of the business for business purpose are treated as the expenditure of the business, but similar goods used by the proprietor for his personal use are treated as his drawings। तो यहीं पर ये भी चीज़ है कि पर्सन के जो खुद के यूज़ के खर्चे हैं वो उसको हम नोट करते हैं, जो बिजनेस में उसको ने यूज़ किया उसको हम बिजनेस के पर्पज से नोट करेंगे, हम उसको ड्राइंग नहीं मानते हैं। तो इसी कारण हम इसको सेपरेट एंटिटी कहते हैं। मींस पर्सनल इनकम, पर्सनल कार एक्सपेंडिचर जो भी है वो हम बिजनेस में नहीं लिखते हैं। बिजनेस के खर्चे हम बिजनेस में लिखेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस हम अलग काउंट करेंगे। और अगर आपको सही प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो आपको ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तभी ही बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस के खर्चे कितने थे और उसमें से हमने कितने जो है इनकम होने के बाद कितना प्रॉफिट जो है वो कमाया है। तो यहाँ पर देखो कहा भी गया है, ऑल्सो इफ़ द प्रोप्राइटर हैज़ सम अदर बिजनेस एंटिटी डूइंग अनदर बिजनेस द रिकॉर्ड ऑफ दैट बिजनेस शुड ऑल्सो बी केप्ट सेपरेट। तो यहाँ पर्सन कहता है कि अगर जब पर्सन मान लीजिए घर की बात छोड़कर हम अगर दो बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेस में पर्सन ने जो रिकॉर्ड रखा है और दूसरे बिजनेस का रिकॉर्ड जो है वो सेपरेट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट और इसको फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि दोनों की सेपरेट एंटिटी रहेगी। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी is applicable to all form of business organization, sole proprietorship, partnership और एक कंपनी। तो यहाँ पर ये कहा है कि अगर सेपरेट एंटिटी रहती है तब ही सेपरेट एंटिटी जो है वो हर बिजनेस की फॉर्म में रहेगी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो, कंपनी की बात हो, पार्टनरशिप की बात हो या कोई भी केस हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है हम जब बिजनेस की बात में हम करी थी तब से ही हम कर रहे हैं कि बिजनेस में हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को जब हमने साइकिल किया था अकाउंटिंग साइकिल तभी हमने नोट किया था कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट फॉलो करेंगे। मींस हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की नहीं है या हम कह सकते हैं कि जिसको हम मनी की फॉर्म में, मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम नोट ही नहीं करते हैं, तो उसी को ही रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस की मनी से रिलेटेड है। तो मनी जिसके लिए पे की है उन्हीं आइटम्स को हम यहाँ नोट करते हैं और उसको मनी की फॉर्म में चेंज करके लिखते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर capable of being expressed in term of money. An event, even though it may be very important for the business, will not be recorded in the books of the business unless its effect can be measured in term of money with a fair degree of accuracy। तो यहाँ वो कहता है कि कितना भी बड़ा इवेंट हो जो हमारे बिजनेस के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर हम उसको मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए accounting does not record a quarrel between the production manager and sale manager. It does not report that strike is beginning and it does not reveal that a competitor has placed a better product in the market. These facts are happening cannot be expressed in money terms and thus are not recorded in the books। तो यही चीज़ कि अगर कोई झगड़ा हुआ है, कोई स्ट्राइक हुई है या कॉम्पिटिटर्स कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया जिसकी वजह से हमको लॉस हो रहा है या हमको हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो हम उस लॉस को मनी की फॉर्म में मेज़र करके नहीं बता सकते, चाहे वो हमारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। और हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को नोट करेंगे जो मनी की फॉर्म में हो और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको मनी की फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे। कैसे, यहाँ एग्जांपल दिया है कि 50,000 कैश है, 5,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल है, 10,000 किलोग्राम ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, 5 मशीन है, 100 चेयर है, 20 फैंस हैं। तो इन सारी आइटम्स को हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, मनी की फॉर्म में करके लिखेंगे। जैसे 50,000 का कैश, रॉ मटेरियल जो है वो 2,50,000 का, फिनिश गुड्स जो है वो 5 लाख की, मशीन्स जो है वो 20 लाख की, चेयर जो है वो 50,000 की
और फैंस जो हैं वो 80,000 रुपीज़ के। तो इस तरह से हम उसको अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है वो मनी की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारे रेलिवेंट और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, जिससे जो पर्सन उसके यूज़र्स हैं उनको वो जो है उनके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट हमारा पेज है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट 6th पॉइंट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये भी हम पहले कर चुके हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो क्या रहेगा, 1 ईयर का होता है, क्योंकि हम आपको मैंने पहले ही बताया है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम हिंदू कैलेंडर 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है यूज़ करते हैं, और इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कोई कंपनी जो है जो इनकम टैक्स को फॉलो नहीं कर रही है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कर सकती है। लेकिन अपने इंडिया में जो है वो इसी को ही फॉलो किया जाता है 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर को। और यहाँ पर बात है कि बिजनेसमैन को, जो ओनर है बिजनेस का, वो अगर प्रॉफिट और लॉस जानना चाहता है या बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, हम अकाउंटिंग ईयर जो है वो बनाए गए हैं। इसका क्या मीनिंग है और ये क्यों बनाए गए, और वो कहता है कि एज द बिजनेस इज इंटेंडिंग टू कंटिन्यू indefinitely for a long period, the true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up। वो कहते हैं कि बिजनेस तब ही अपनी सही प्रॉफिट और लॉस बता सकता है जब बिजनेस तो यहाँ बात थी कि ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कम्प्लीटली वाउंड अप, मीन्स कि पर्सन तब ही अपने फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस के ऑपरेशन से उसको क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो एक लॉन्ग पीरियड के बाद ही बता सकता है। मीन्स पर्सन ने कितनी कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई थी और लास्ट में कितनी कैपिटल जो है उसकी हुई है। मींस मैं कह सकती हूँ कि 10 लाख रुपए मैंने लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आज मेरे जो है कैपिटल जो है 20 लाख रुपए की हो गई है बंद करने पर। तब मुझे पता चला कि मेरी कैपिटल मेरे 10 लाख रुपए से मुझे 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, और अगर मैंने 10 साल बिजनेस किया तो 10 साल में मैंने 10 लाख रुपए जो हैं टोटल कमा लिए। लेकिन वो तो है कि बिल्कुल एक्यूरेसी कहें या बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट जो है बताने की बात होती है, लेकिन पर्सन जो है वो इतने लंबे समय का इंतज़ार नहीं कर सकता। बिजनेस वाउंड अप होने के टाइम तक वो इंतज़ार नहीं कर सकता कि उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। तो उसको क्या है हम अगर इतने लॉन्ग टाइम के बाद अपनी अकाउंट्स को बनाएंगे या फिर हम उस दिन पता लगाएंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हो रहा है हमको, तो ना तो हम अपने बिजनेस को में कंट्रोल कर पाएंगे, ना ही हम मान लीजिए लॉस चल रहा हो और हम पता नहीं लगा पाएंगे तो लास्ट में हमको कितना लॉस हो गया उसका हम क्या कर लेंगे जानकर भी, क्योंकि लॉस तो उस दिन पर हो चुका। तो सेम अगर हमारे को अपने बिजनेस को साथ के साथ टाइम टू टाइम कंट्रोल करना है और करेक्टिव स्टेप्स जो है बीच में ही लेने पड़ते हैं जिसमें देरी ना हो, तो उसके लिए हमको बीच के टाइम में हमको क्या है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाने की नीड होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तभी हम बनाएंगे जब हम कुछ अकाउंट का पीरियड डिसाइड करेंगे। तो यहाँ वो बात की गई है, देखेंगे, बट असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड विल बी ऑफ लिटल यूज टू द प्रोप्राइटर मैनेजर इन्वेस्टर्स एंड अदर बिकॉज इट विल बी टू लेट टू टेक करेक्टिव स्टेप एट दैट टाइम। The users of the financial statement need to know the result of the business at frequent interval। तो इसके लिए पर्सन को अगर फ़ायदा उठाना है उस चीज़ का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक इंटरवल पर बनाए जाएं, एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पर, मतलब बार बार जो है उनको रिजल्ट दिखता रहे जिससे वो उस टाइम पर ही कंट्रोल कर सकें। तो वो क्या करते हैं अपने बिजनेस की लाइफ को एंटायर लाइफ को डिवाइड कर लेते हैं टाइम इंटरवल्स में फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वैसे तो नॉर्मली 12 मंथ का ही हम पीरियड लेते हैं, कोई पर्सन अगर चाहे तो अपने बिजनेस में क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली जो है अपने बिजनेस में अकाउंट बना सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ ए बिजनेस हैज़ कंपल्सरी टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग पीरियड। Apart from these, companies whose share are listed on the stock exchange are required to publish
quarterly result to depict the profitability and financial position at the end of 3 months period। तो कुछ जो शेयर की कंपनियां हैं या हम कहें स्टॉक एक्सचेंज हैं वो अपने जो है अकाउंट्स जो हैं वो क्वार्टरली भी बनाती हैं। तो अगर कोई फर्म या बिजनेस जो भी अपने अकॉर्डिंग बना सकता है, लेकिन इनकम टैक्स को जो फॉलो करते हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के ही अकाउंट मीन्स 1 ईयर के ही बनाते हैं। 7th पॉइंट हमारा है कॉस्ट कंसेप्ट का, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट्स इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। तो यहाँ ये बात बनती है कि कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स पर्सन ने जिस कॉस्ट पर जो भी एसेट्स जो भी परचेज की है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे प्लांट मशीनरी है, चाहे फर्नीचर है, जो भी कोई एसेट्स है, जिस रेट पर जिस पेमेंट उसने की है जिस चीज़ के लिए, वो उसी अमाउंट पर ही ओरिजिनल डाटा ही अपना जो है बुक्स में शो करता है। अगर वैल्यू में उसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है तो भी वो उसको चेंज नहीं करता है, उसी रेट पर ही गुडविल है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, वो सेम वैल्यू पर दिखाता रहता है जिस पर उसने पे किया था। मींस जिस जो उसने परचेज करते टाइम पे किया है, मींस जिस कॉस्ट पर उसने गुड्स को या कोई भी मटेरियल जो हमारा है उसको परचेज किया है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन की, दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट टू द पास्ट इट इज़ रेफर टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक तो बात हो गई कॉस्ट की कि जिस कॉस्ट पर उसने परचेज किया उस पे। दूसरी बात है कि अगर मैंने ये बताई दी आपको कि अगर इन फ्यूचर वैल्यू में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं प्राइस, तो भी वो उसको क्या है चेंज करके नहीं दिखा रहा है, तो भी क्या है हम उसको उसी रेट पर दिखा रहे हैं, पास्ट वाले रेट पर। तो इसीलिए पास्ट वाले रेट पर, पास्ट वाली कॉस्ट पर दिखाने की वजह से हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। दिस कॉस्ट ऑफ बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या है हमारे वैल्यूएशन ऑफ द एसेट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इसी बेस पर ही की जाती है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए बिजनेस एंटिटी परचेज ए बिल्डिंग फॉर ₹20 लाख इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट दिस फिगर। अगर उसने 20 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है तो वो 20 लाख की ही बुक्स में दिखाएगा, चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो चाहे डिक्रीज़ हो गई हो, वो कोई फ़र्क उसमें नहीं दिखाएगा। तो सेम एग्जांपल में बता रहा है, इफ़ 2 ईयर लेटर द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग शूट अप टू ₹60 लाख द इंक्रीज वैल्यू विल नॉट बी ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स में हम क्या है चेंज करके वैल्यू नहीं दिखाएंगे, मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ पर किसकी दिखाएंगे सिर्फ कॉस्ट में ही दिखाएंगे। और इन्वेंट्री, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो जो है मार्केट वैल्यू को इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसलिए हम उनका दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पॉइंट है कि इन्वेंट्री मीन स्टॉक की वैल्यू हम किस पे करते हैं, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर लेस। वो इसका एक्सेप्शनल केस है जो हम कॉस्ट कंसेप्ट को उसमें फॉलो नहीं करते हैं। हाउएवर द कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट डज नॉट मीन दैट एसेट्स विल बी कंटिन्यूसली शोन एट देयर एक्विजिशन प्राइस और फॉर एज लॉन्ग द बिजनेस एंटिटी ऑन देम। तो यहाँ पर कॉस्ट कंसेप्ट जो हमारा है या हिस्टोरिकल कंसेप्ट जो है वो एसेट्स को जिस रेट पर उसने परचेज किया है उसी रेट पर ही शो करेगा। द कॉस्ट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड द एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। हाँ, हमारे बिजनेस की वैल्यू, हमारे बिजनेस में उन एसेट्स की वैल्यू यूज़ करने की वजह से जो है डिक्रीज़ हो रही है। जैसे मशीनरी को हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन लगाया, उसकी वजह से वैल्यू डिक्रीज़ हुई, वो हम वैल्यू कम करके रिड्यूस करके ज़रूर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि डिक्रीज़ होने पर भी नहीं दिखाएंगे। हाँ, मार्केट के अकॉर्डिंग अगर डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको डिक्रीज़ होकर नहीं दिखाएंगे, हम उसको अपने बिजनेस में यूज़ होने की वजह से जैसे जैसे उसके वैल्यू में कमी आएगी
या हम उस मशीनरी को, उस बिल्डिंग को जितना यूज़ कर लेंगे वो डेप्रिसिएशन के वे रुपीज़ जो है हम वो लेस करके ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ द जस्टिफिकेशन फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट लाई इन द फ्लोइंग आर्ग्यूमेंट्स। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि इसके ऊपर जस्टिफाई कर रहे हैं कि कहाँ ये सही रहता है और कहाँ नहीं। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो है, दिस कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल बिकॉज द कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज डेरिवाइड फ्रॉम एक्चुअल ट्रांजेक्शन एंड नॉट आर्बिट्रेरी डिटरमाइंड। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि ये वेरीफाई करने वाला है ऑब्जेक्टिवली, मीन्स कोई पक्षपात वाली बात इसमें नहीं आती है। वेरीफाई इसको किया जा सकता है क्योंकि जिस रेट पर आपने इसको खरीदा था, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन आपने पे बिल में लिखा है, आपने उसी पर ही इसको नोट किया है। आर्बिट्रेरी डिटरमाइंड मीन्स कोई भी पंचायत, कोई भी हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के कहने पर हम जो है वो निर्धारित नहीं करते हैं। हमारी वैल्यू जो होगी वो जो एक्चुअल थी वही जो है हम इसमें शो करते हैं। तो ये उसके जस्टिफाई में पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इट इज जस्टिफाइड बाय द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट विच एज्यूम दैट एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी इंडेफिनिटली एंड दस देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग द करंट वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। तो यहाँ जो बात है वो कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा और ये एज्यूम करके चलते हैं। तो हम इसी की वजह से हमारी जो एक्टिविटी है उसको बार बार चेंज नहीं करते हैं और हमारी जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी सारी होती है, जिसकी वजह से हम हर चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, उसको करंट वैल्यू पर या लिक्विडेशन वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे। हम किस वैल्यू पर दिखाएंगे? जिस वैल्यू पर हमने उसको परचेज किया था। थर्ड पॉइंट है, मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स आर डिफ़िकल्ट टू बी डिटरमाइंड। मीन्स मार्केट वैल्यू जो है हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। कोई पर्सन उसका क्या रेट लगाएगा, कोई पर्सन कुछ और रेट लगाएगा। तो किसके अकॉर्डिंग? कोई भी एक्सपर्ट जो है वो सेम नहीं बताएगा। तो एक एक्सपर्ट ने कुछ अदर वैल्यू उसकी बताई तो सेकंड ने कोई और। तो इसलिए हम उससे भी बच सकते हैं क्योंकि हम हम यहाँ हिस्टोरिकल कंसेप्ट में मीन्स जिस कॉस्ट पर हमने परचेज किया था हम उसी पर ही नोट कर रहे हैं, उसी में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है इसका जस्टिफिकेशन का, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स मैनी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ डाउन ऑफ द मार्केट प्राइस। मार्केट वैल्यू जो है वो बार बार चेंज होती रहती है, कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। क्या आप बार बार यही अकाउंट में चेंज ही करते रहेंगे? नो। तो इसीलिए हमको कोई नीड नहीं है इसको चेंजेस करने की, क्योंकि हमारा कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो बहुत ही बेटर है, बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द ड्रॉबैक ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फर्स्ट पॉइंट, एसेट्स फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड। जो भी एसेट्स है उसके लिए जो आपने पे नहीं किया है उसको आप नोट नहीं करते हैं। दस ए फेवरेबल लोकेशन, brand name and reputation of the business, knowledge and technological skill built inside the enterprise will remain unrecorded through these are valuable assets। तो इस पॉइंट में क्या कहता है कि यहाँ देखेंगे जो सेकंड लाइन में बात हुई थी, ordinarily recorded in the books of account at the price at which it was acquired। मीन्स जिस रेट पर आपने परचेज किया है आप उसी वैल्यू पर ही शो करते हैं, जिसके लिए आपने पे नहीं किया आप उसको शो नहीं करते हैं। तो ये बताता है कि ऐसी कई बार हमारे पास एसेट्स होती हैं, जैसे गुडविल है जिसके लिए हमने पे नहीं किया, लेकिन हमारी काम की वजह से, हमारी रेपुटेशन की वजह से, स्किल की वजह से, नॉलेज की वजह से, या ब्रांड नेम की वजह से, या लोकेशन की वजह से हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो हमारे बिजनेस को देती है, वो वैल्यूएबल भी होती है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं, अनरिकॉर्ड ही रखते हैं। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट की वजह से फॉलो नहीं करता है और ये इसीलिए इसके नेगेटिव पॉइंट जो है वो कह सकते हैं कि हम शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड पॉइंट, during period of inflation the figure of net profit disclosed by profit and loss acquired will be seriously distorted because depreciation based on historical cost will be charged against revenue at current price। प्राइस इन्फ्लेशन होने के टाइम पर, जब अब महंगाई का टाइम है तो क्या होगा,
नेट प्रॉफिट जो है हमारे डिस्क्लोज करेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, तो वो वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन की, मींस महंगाई का टाइम है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन आपका जो कॉस्ट का कंसेप्ट है उसकी वजह से आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो बहुत ही थोड़ी होगी। तो और वो आप जो है आपकी रिवेन्यू जो है वो ज़्यादा शो होंगी, आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा शो होगी, क्योंकि आप कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चल रहे हो, बहुत ही कम कॉस्ट को लेकर चल रहे हो, जिसकी वजह से आप डेप्रिसिएशन कम लगाते हो, और डेप्रिसिएशन कम लगाने की वजह से महंगाई के टाइम में भी आप ज़्यादा रिवेन्यू शो करते हो, ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप कॉस्ट जितने की कम वैल्यू चल रही थी उतने को ही शो करते हुए आ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में नॉट बी यूजफुल टू मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट करेक्टर एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ये पर्सन है जो मैनेजमेंट है, करेक्टर है, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट को उनके लिए पीछे की पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है, इसलिए वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 8th पॉइंट ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। तो यहाँ इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में ड्यूल एस्पेक्ट होता है, डबल एंट्री होती हैं, डबल रिकॉर्ड होता है। आपने भी कभी भी कोई चीज़ परचेज़ की होगी तो कुछ लिया होगा तो कुछ दिया होगा, तो सेम अगर कोई पर्सन परचेज़ कर रहा है तो वो पैसा देता है, कैश देता है, और बदले में क्या लेता है, कोई भी चीज़ जो आप परचेज़ कर रहे हो वो आपको उसका बेनिफिट जो है वो मिल जाता है, चाहे वो गुड्स है चाहे सर्विसेज है। तो सेम एक देने वाला होता है तो दूसरा लेने वाला होता है, कोई पर्सन कुछ दे रहा है तो कुछ ले भी रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन होगा, लेन देन मीन्स लेना और देना दोनों बातें होती हैं, तो इसी वजह से एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। मीन्स एक बार हम लेंगे तो दूसरी बार देना होता है। तो यहाँ पर इसी एंट्री को, इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के कारण ही हम बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन मैं पहले ही करा चुकी हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मींस हमारी एसेट्स में जितना कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, परचेज, फर्नीचर, जो भी कुछ एसेट्स हमारी है वो इक्वल होती है लाइबिलिटी और कैपिटल के। मींस दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल होगा। जो भी पैसा हमने एसेट्स में लगाया हुआ है वो या तो कैपिटल से लिया हुआ है या फिर उधार में लिया हुआ लाइबिलिटी से है। तो सेम इसी से हम 3 फॉर्मूले मैथ का फॉर्मूला यूज़ करके बना सकते हैं, प्लस माइनस को इधर ले जाकर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी और लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन नोट होगी, चाहे वो उसका इफेक्ट जो है वो 2 जगह रहेगा, कम से कम 2 जगह जो रहेगा ही रहेगा। एक जगह अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ भी हो सकती है, या दोनों जगह ही डिक्रीज़ हो सकती है, या दोनों जगह ही इंक्रीज़ हो सकती है। मीन्स डबल साइड इफेक्ट जो है आप दिखाओगे, इसीलिए हम इसको ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कह रहे हैं और इसको हम फॉलो करते हैं अपने बिजनेस में। तो यहाँ देखेंगे आपने एसेट्स जो है 25 लाख के रुपए की एसेट लगाई, जो 25 लाख की एसेट्स कैश लगाया था बिजनेस में 20 लाख का, और 5 लाख रुपए की हमने लाइबिलिटी से मींस पर्सन से उधार में लेकर लगाया है। तो दोनों टोटल जो हो गया हमारा 25 लाख। तो 25 लाख की आपने एसेट जो है वो लगाई है। आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट और अदर कंसेप्ट जो है वो करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।